मोसेस खवातीन वज़ात प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से बयान आया। उनका यह कहना है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी मुज़ाकरात की बात हो चुकी है और इससे पहले भी बानी पीटीआई की तरफ से जब यह बयान आया सामने मंजर आम पर तो उस पर बड़ी तनकीद हुई। बयान क्या था? वो बयान यह था कि हम हुकूमत से नहीं, हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी कि उस वक्त तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ही सब शामिल थे, उनकी तरफ से उस पर तरदीद आई कि जी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो इस वजह से है कि हुकूमत तो खुद फॉर्म 47 के तहत कायम हुई है और ये सब फॉर्म 47 वाले हैं, लिहाजा हम इनसे मुज़ाकरात क्यों करें। लेकिन अब एक दफ़ा फिर इस बयान का सामने आना, क्या इसका मतलब यह है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या ये सिर्फ वन साइडेड अप्रोच है, यानी कि एक तरफा पीटीआई ने ये कह दिया है, मान लिया है, वो अब इस तरफ आना चाहते हैं मुज़ाकरात की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ से अभी हाँ या ना होना बाकी है। इसके साथ साथ हुकूमत भी कह चुकी है, मुज़ाकरात की बात कर चुकी है। शहबाज शरीफ साहब ने भी, जब ये पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बात अभी सामने नहीं आई थी, तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया था कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। फिर उसके बाद पीटीआई पर पाबंदी का मामला सामने आया और फिर इसी तरह से कुछ ही दिन पहले मुसद्दिक मलिक साहब को हमने ये कहते हुए सुना कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और अगर आप मुज़ाकरात की बात करेंगे तो इस पर बात हो सकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नए इंतखाबात का मुतालबा, यहाँ जो बानी पीटीआई की तरफ से अपनी पार्टी के लोगों को कहा गया है कि वो दिसंबर में मुज़ाकरात के लिए, दिसंबर में इलेक्शंस के लिए वो तैयारी करें, तो क्या इलेक्शंस दिसंबर में होंगे या नए फ्रेश इलेक्शंस होंगे? ये भी आज का एक अहम सवाल है जिसको हम आज के प्रोग्राम में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जमात इस्लामी की तरफ से मुल्क भर में धरने का ऐलान कर दिया गया है। अभी तक तो ये मामला सिर्फ रावलपिंडी की हद तक महदूद था, लेकिन जो जमात इस्लामी का धरना इस्लामाबाद रावलपिंडी में जारी है, इसको बढ़ाते हुए, इसके दायरे को बढ़ाते हुए ये कहा गया कि पूरे मुल्क में धरने शुरू किए जाएंगे। और अब तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी ये बयान दे दिया। उनका कहना है कि मईशत का मसला तब तक हल नहीं हो सकता जब तक ये आईपीपीज़ का मामला हल नहीं हो जाता। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का, अमीर जमात इस्लामी का, ये भी कहना है कि हुकूमत की जालमाना पॉलिसीज़ मजबूरी नहीं बल्कि नालायकी है, नाअहली है और करप्शन है। आज के प्रोग्राम में हम जी इसी हवाले से बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा, मुलाकात होगी वक्फे के बाद। क्या बैक आफ्टर ब्रेक जी आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज़किया रिसार राना साहब ने। राना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज़किया मुबशर बुखारी साहब ने। मुबशर बुखारी साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज़किया मुजाहिद ब्रेलवी साहब ने। ब्रेलवी साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मुजाहिद ब्रेलवी साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है जी, अभी उनसे हमारा राब्ता नहीं हुआ है। इसार राना साहब, आपकी तरफ आते हैं। जो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, आज का बयान इमरान खान साहब का, क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात फ़ौज से ही होंगे? और क्या ये तो एक तरफा अप्रोच है ना, वन साइडेड हमें स्टोरी नज़र आ रही है, दूसरी तरफ से क्या इनकार होगा या वो भी इसके लिए रजामंद होंगे और मामलात मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे? है कि इमरान खान ने अपने पूरे कैरियर में वनडे टेस्ट में और फर्स्ट क्लास में एक नो बॉल नहीं की। तो उसे, जो बंदा इतना कैलकुलेटेड हो कि अपने पूरे कैरियर में उसने एक कदम कभी क्रीज से बाहर ना निकाला हो, तो वो कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि वो एम कोई बात कह देगा। कोई ना कोई इसके पीछे बात है। आपने हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन नहीं देखी, हुकूमत का खौफ नहीं देखा, आपने वजीर दिफा साहब के ख्वाजा आसिफ की बातें नहीं सुनी। हाँ, तो उससे अंदाजा होना चाहिए कि ये बात तो तय हो चुकी है कि ये लोग नहीं रहेंगे। और ये बात तय है कि ये लोग साबित हो गए कि ये नैले नहीं, नैले से भी दले। तो ये नैले दले की बारी जो है ना अब खत्म होने वाली है। और जहां तक बात है इमरान खान की इस ऑफर की, तो देखें, ये तो मौत है उन लोगों के लिए जो अपनी बुरी परफॉर्मेंस 9 मई के पीछे खड़े होकर छुपा रहे हैं। तो और तीसरी बात यह है कि ये बात भी एक हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक ऐसी हकीकत है जिसे इनकार मुमकिन नहीं है, ऑन अ वेरी रैशनल नोट। और पीटीआई भी एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। तो जो दो बड़ी हकीकतें हैं और जिनसे इनकार मुमकिन ही नहीं है, और वो आपस में अगर बैठ जाते हैं और कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। इंडिया से मुज़ाकरात हो सकते हैं जिसने पाकिस्तान को 2 लाख किया। अब वो बलूचियों से हो सकते हैं जो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं।
तालिबान तो से इससे हो क्या सकते हैं, सारा साहब टीटीपी से हो सकते बयानिया हैं। इफेक्ट नहीं होगा तो पीटीआई का? क्योंकि पीटीआई के तो बयानिया यही रहा है और इसी वजह से उनको मकबूलियत भी बड़ी मिली कि हम जी डट के खड़े हैं, मुकाबला हम कर रहे हैं और हम झुके नहीं हैं। तो इसको इस तो एंगल से भी भाई देखा जा सकता है कि जी तो शायद अब वो भाई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गए हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, कंप्रोमाइजिंग ये है कि खुफिया तौर पे कोई राब्ता किया जाए। कंप्रोमाइज ये है कि खुफिया तौर पे कोई मुआहिदा किया जाए, अमेरिका बीच में पड़ जाए, सऊदी अरब बीच में पड़ जाए, कोई स्टाम्प लिखवा लिया जाए, जो बाद में आप कहें कि हमने कोई मुआहिदा नहीं किया, फिर वो स्टाम्प सामने आ जाए। ये बयानिए को नुकसान पहुंचाएगा कि इमरान खान ने अंदर खाते जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से अपने रास्ते हमवार किए। वो अलग ऐलान कह रहा है ना, हम्म। वो कुछ ढक छुप के तो नहीं कह रहा, हम्म। वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहा है। और दूसरी बात यह कि उसके जो मुतालबात है वो देखें, क्या उसमें कोई एक मुतालबा भी उसका अपने लिए है, मुझे रिहा कर दो या मेरी बेगम को रिहा कर दो, कोई एक मुतालबा बता दे। वो कहता है जी आप मैंडेट मान लें, गिरफ्तार कारकुन रिहा कर दें और शफाफ इलेक्शन करा दें, हम्म। ठीक है ना। तो इसमें कोई एक बात उसकी अपनी जात के लिए है। जो लोग मुल्क को छोड़ के भाग गए 10 साल के लिए और वो कारकुन वारकुन यहाँ छोड़ गए सारा कुछ, वोट को इज्जत दो भी पगड़ी शगड़ी उतार के यहाँ फेंक गए, और वो तो ओपन बात कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि वो कौम के लिए बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल 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 ईमानदारी से आपसे आपसे कहता हूं कि पाकिस्तान दलदल में धसनी रात धस चुका है। हम्म। हमें कोई मुल्क हम पे रहम करने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब अब हमें मुफ्त क्या उधार तेल देने को तैयार नहीं है। चीन के गुड्डे घोड़े पकड़ के थक गए, वो रीशेड्यूल करने पे तैयार नहीं है। पिछले 1.5 साल से 1 रुपया जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कहीं से नहीं आई। मैं तो 100 अरब डॉलर का ख्वाब देखता था, यूएई से आ जाएंगे, कुवैत से आ जाएंगे, सऊदी अरब से आ जाएंगे, चीन दे देगा, ठीक है, ग्रीन इनिशिएटिव हो जाएगा, वो इकोनॉमिक वो बन जाएगा, और हम जो से बताएं। 1 रुपया दुनिया ने नहीं दिया। आपको चोर साबित किया दुनिया ने, आपको गैर महजिब साबित किया, गैर जमहूरी साबित किया, अमेरिका की कांग्रेस ने साबित किया, सेनेट में आपके खिलाफ करारदाद पेश हुई, बरतानिया के पार्लियामेंटेरियन आपके खिलाफ बोले, अक़वाम मुत्तहिदा आपके खिलाफ बोला, आपने क्या खट लिया? तो मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि जो जमहूरी कुव्वतें हैं और जो रियल जमहूरी कुव्वतें हैं उनके साथ बिगाड़ के इस मुल्क के मसाइल हल तो नहीं हो सारी सकते। जमहूरी दोनों को एक कुव्वतें तो दूसरे को हैं एक्सेप्ट करना इसार राना होगा। साहब, सारी क्या जमहूरी कुव्वतें नहीं हैं? पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जेयूआईएफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम, ये क्या सारी जमहूरी पार्टियां नहीं हैं? अगर ये जमहूरी कुव्वतें होती तो ये मैंडेट का एहतराम करती और 8 फरवरी के जो अवाम का मैंडेट था उसे मान लेती। असल मसला ये है कि हमारी जमहूरी चेहरों के अंदर जो एक भाई दूसरा भाई सदर हो जाता है, उस हाल में जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा था, एक वजीर आजम होता है, एक 3 दफा का वजीर आजम होता है, एक उनकी बेटी वजीर आला होती है, एक उनका भतीजा वजीर आला होता है, एक वो जनाब अली उनका कुड़म जो है नायब वजीर आजम होता है। तो क्या ये पाकिस्तान जो है ये किसी खानदान का गुलाम है? तो ये जमहूरियत तो नहीं है। तो जमहूरी कुव्वतों से मुराद मेरी वो है जो जमहूरियत पे मुकम्मल यकीन रखती हैं और वो इस मुल्क को जमहूरी अंदाज में आगे ले जाना चाहती हैं। उनको साथ ठीक है, मैं बैठें, जरा बात मुबशर करें, बुखारी उन साहब लोगों से को भी ये आगे पूछ लेके लेता आएं हूं। और जिन लोगों का एहसाब अवाम वोट से कर रहे हैं उन्हें मान लें। ठीक है मुबशर बुखारी साहब, वैसे मैं पूछना तो आपसे यही चाह रहा था, ये मुज़ाकरात की बात कि क्या इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ये फैसला और ये कहना फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, इस पर क्या आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा या नहीं? लेकिन जो अभी आखिर में बात की पहले वो कर लेते हैं। इसार राना साहब ने जो कहा कि जी जमहूरी कुव्वतें ये नहीं हैं, आप क्या इनकी इस राय से इत्तफाक करते हैं? क्योंकि साथ में सिर्फ एक जुमला नहीं था इसार राना साहब का, उन्होंने साथ में मिसालें देकर वाजे किया है कि किस बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि ये जमहूरी नहीं है। अच्छा देखिए, वो जो इस डायनेस्टी की बात कर रहे हैं इसार राना साहब, चूंकि मेरे बड़े भाई हैं और बड़े रियलिस्टिक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इस मौके पे ये पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी जो है वो भूल रहे हैं कि पाकिस्तान में बेसिकली जो पॉलिटिक्स है वो पर्सनालिटी कल्ट है। उसमें आप भुट्टोस को ले लीजिए, शरीफ्स को ले लीजिए, इवन इमरान खान को ले लीजिए। आज बानी पीटीआई अगर पीटीआई में ना हो, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि बानी पीटीआई है, पीटीआई बानी पीटीआई है।
आज ना हो तो यकीन कीजिए इसार राना साहब इतनी शद्दोमत से कभी पीटीआई को सपोर्ट ही ना करे। ये मैं आपको बड़े क्लियरली बता रहा हूँ। इसलिए तमाम फोर्सेस जो हैं इनके मुख्तलिफ औकात में, मसलन क्या पीपल्स पार्टी के लोगों ने जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां नहीं दी, क्या पीएमएलएन के लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी। मैंडेट की बात की इसार भाई ने, बड़ी वैलिड बात है, मैं सपोर्ट करता हूँ इनकी बात को, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं तारीख का आधा सच बोलूं। मसलन आज अगर मैंडेट उनको नहीं दिया गया उस तरीके से, कंडेमनेबल, लेकिन अगर 2018 में पीएमएलएन को नहीं दिया गया था उसको भी मैं उसी तरह कंडेम करूंगा। और अगर उस पहले के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी का हक मारा गया, उनकी विक्ट्री को नैरो किया गया, उसको भी मैं कंडेम करूंगा। तो क्या 2018 की बुनियाद पे मैं ये कह दूं कि जनाब अली चूंकि उस वक्त भी मैंडेट को चोरी किया गया था इसलिए पीटीआई जमहूरी पार्टी नहीं है? मैं ये नहीं कहूंगा। पीटीआई एक जमहूरी पार्टी है, स्ट्रगल कर रही है, और इसी तरह जमहूरी पार्टीज जो हैं उनका एवोल्यूशन। अच्छा, जमहूरी पार्टी है आपकी नज़र में पीटीआई, तो क्या आप एंटी स्टेट के हवाले से जो पीटीआई के बारे में कहा जाता है उस पर आपकी क्या राय है? एंटी स्टेट है? जी, मैं नहीं समझता कि एंटी स्टेट है उस तरीके से जिस तरह। और पाकिस्तान में फिर मैं दोबारा ये कहूंगा कि क्या ये जो एंटी स्टेट या गद्दारी की बात पीटीआई लीडरशिप के हवाले से की गई है, क्या ये दूसरी पार्टीज के लोगों के हवाले से नहीं की गई? मतलब एक वक्त था जब वो कहा गया था कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो हैं वो लिस्टें फराहम की। एक वक्त में कहा गया मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इंडिया के साथ उनके रवाबत हैं, मोदी के यार हैं, गद्दार हैं। तो ये तो हर वक्त जो है जब भी कोई पार्टी ताकतवर हलकों को चैलेंज करती है तो उसके हवाले से पाकिस्तान की तारीख बड़ी भरी पड़ी है, आज की नहीं है। हमारी पैदाइश से भी बहुत अरसा पहले की इस तरह की तारीख चल रही है। तो जो दूसरी बात, अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि आज मेरे लिए ये भी कोई नई बात नहीं कि बानी पीटीआई ने कहा जी फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। हाँ, उनकी जी ये मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 दफ़े बता चुका हूँ कि ये जो सवाल आपने किया इसार भाई से, यही सवाल मैंने बानी पीटीआई से किया कि एक वक्त में आप इन लोगों के साथ ट्रक्स पे सवार थे, एक वक्त में मुशर्रफ दौर में आपने मियां नवाज शरीफ के साथ लंदन में बैठ के इलेक्शन बाइकआउट की डील की। क्या उस वक्त आपको नहीं लगता था कि जनाब अली ये एनआरओ पार्टीज हैं? तो जब उस वक्त आपने स्ट्रगल किया तो अभी क्यों नहीं आप कर सकते? तो उसका जवाब उन्होंने फिर वही दिया कि जनाब अली नहीं, बात यहाँ पे सिर्फ फौज से हो सकती है। सो फौज से बात करने का मुतालबा या स्टेटमेंट नया नहीं है। जो नया है वो ये है कि जी वो अपना नुमाइंदा। अच्छा, ये भी जरा वाज़ेह कर दें कि ये कहना कि जी फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम फौज से मुज़ाकरात करेंगे, इससे ये इस जुमले से, इस स्टेटमेंट से, इस सोच से या इस फैसले से पीटीआई गैर जमहूरी तो नहीं हो जाती? देखिए, रियलिस्टिकली चूंकि मैं बानी पीटीआई के साथ मुलाकातों में उनका माइंडसेट, और वैसे भी मैं तो उनका क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था, क्लेम है मेरा कि मैं शायद बहुत बड़ा फैन था उनका। हाँ, उनकी पॉलिटिक्स से मुझे डिसएग्रीमेंट रहा है, और अक्सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या मुलाकातें हुई हैं उनमें मैं उनसे इस तरह के डिफरेंसेस का इजहार सवालात की सूरत में कर लिया करता था। मुझे लगता है कि वो रियलिस्टिक अप्रोच उन्होंने अपनाई है, ये बात तय है, और हम सब अपने दिल के अंदर ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में जो मैटर करता है वो एक ही कुव्वत है। उस कुव्वत पे ही डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को कौन सी शेप देनी है। और इमरान खान ये समझते हैं, सॉरी मैं नाम ले रहा हूं लेकिन अब चूंकि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बानी पीटीआई ये समझते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करने का नतीजा शायद उस तरह का ना निकले जिस तरह ताकतवर हलकों से बात करने का नतीजा निकलेगा। और ये मैं समझता हूँ रियलिस्टिक अप्रोच है। हाँ, उनकी पार्टी के अंदर से इस हवाले से आवाजें उठने का एहतमाल है, लेकिन जितना वही पर्सनालिटी कल्ट वाली बात आ गई, वो कहें दिन है, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, उनके सपोर्टर्स का यही हाल है। तो मेरा ख्याल है कि जब इस पे भी वो नैरेटिव देंगे कि उन्होंने क्यों ये ऑफर की, तो वो जो चंद आवाजें उनकी पार्टी के अंदर से उठेंगी कि जी वही इस्टेब्लिशमेंट जिसको आप मुसलसल बोलते रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान को आप अपने खिलाफ कंस्पिरेसीज का निशाना बनाते रहे हैं, उनके साबिक अफसरान को आप मीर जाफर सादिक दे रहे हैं। तो
वो चंद आवाजें भी दब जाएंगी जब वो नैरेटिव देंगे कि जनाब अली मसला ये है कि अगर मेरे साथ पॉलिटिकल फोर्सेस ट्रूस भी कर लेती हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मेरे खिलाफ केस खत्म हो जाएंगे और मैं फ्री पॉलिटिक्स कर पाऊंगा। ठीक हो गया। मैं यहीं से जी बात को आगे बढ़ाऊंगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो विल कंटिन्यू विद डिस्कशन। हमारे साथ रहिए। कम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार साबिर शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, आपको मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसहार राना साहब ये कहते हैं जी आपने वज़ीर दिफा को सुन लिया, परेशान हैं, उन्होंने एतराफ़ किया कि परेशानी वाली बात है, फिच की रिपोर्ट भी है, फिर एक तरफ पाबंदी लगाने की बात होती है, वो तड़ी लगाई जाती है, फिर उसके बाद काबीना का इजलास भी बुला लिया जाता है, फिर फैसले को मौखर कर दिया जाता है, और फैसले के मौखर होने के बाद मुसद्दिक मलिक साहब को हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो ये मामलात अब किस तरफ जाएंगे? क्या मुज़ाकरात होंगे? और अगर होंगे तो फिर हर कोई अपनी अपनी मनवाने की कोशिश करेगा, किसकी आखिर में मानी जाएगी? कोई बीच का रास्ता निकलेगा या मुज़ाकरात तो होंगे पर दोनों फरीक अपनी अपनी उस राय पर डटे रहेंगे और अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेंगे? देखिए अली मुमताज साहब, अगर इमरान खान के अलावा दूसरा फरीक ये हुकूमत हो PDM2, तो उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। जस्ट अ पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड बाय द मास्टर्स, जो 1947 से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स इंस्टॉल कर रहे हैं। बात यह है कि आप डेफिनेशन तो आप ले लेते हैं इंटरनेशनल बुक से, उनको कॉपी कर लेते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस की किताबों में कि डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट। और भाई सारी दुनिया फिर लें आप, मैंने भी बड़ी तहकीक कर ली है, हमारा केस ही बड़ा यूनिक है। यहाँ इतनी ज्यादा हुकूमतें, 22-23 वज़राए आज़म सारे ही फौज ने इंस्टॉल किए अपनी मर्जी के इलेक्शन करवा के। अगर भुट्टो के पास इतनी वेव थी 1970 में, तो क्या फातिमा जिन्ना के पास 1965 में उससे ज्यादा मकबूलियत नहीं थी? क्या इमरान खान के पास अब इतनी मकबूलियत नहीं है कि वो 160, 70, 80 सीटें ले लें? क्या वो इतने मकबूल नहीं थे? यहाँ फौज जो चाहती है वो होती। अब अगर फौज को ये कहें आप आए जी नुमाइंदा मुकर्रर करें, तो आपका दिमाग खराब है। आपको जो लेके आने वाले हैं, आपको जो उतारते हैं इक़्तिदार से, वो आपको कहेंगे ओके सर हम नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे। ये बातें बैक डोर में की जाती हैं। हुकूमत के पास क्या इख्तियार है? कौन है मुसद्दिक मलिक? कौन है वजीर दिफा? एक धक्का मारेगा एक ब्रिगेडियर, ये छुप जाएंगे घरों के अंदर। यार कैसी बातें करें कि माजी में नहीं हुआ ये? फौज के पास ही सारा कुछ। The day it offers an olive branch to Imran, the day they want मुज़ाकरात, जिस दिन वो डायलॉग चाहेंगे, इमरान तैयार होंगे। Are we close to that? Are we close to that? I really don't know. I don't know. You know, बात ये है कि यहाँ एक और केस बड़ा डिफरेंट है। It's not just the Pakistan army. We are talking about an army chief जिसके साथ 2 दफा ज्यादती हुई। एक दफा he was removed from the slot of DGISI, right or wrong? He was removed. Number 2, he was about to retire. चंद घंटे पहले he was untying his shoelaces. तो किसी ने कहा इन्हीं को बना दें, हमारा एहसान तो मानेंगे ना। देखिए, वी आर नॉट हैविंग एनी प्रॉफिट नाउ। 1300 साल 1400 साल से ना कोई आया ना कोई नबी आएगा। वली औलिया गौस कुतुब अब्दाल बड़े रेयर हैं, सड़कों पे नजर नहीं आते। अगर आर्मी चीफ इस लेवल के आदमी हो, वली औलिया गौस कुतुब अब्दाल, किसी से डरते ना हो और फॉरगिवनेस पे यकीन रखते हो, तो वो माफ कर सकते हैं और किसी से डरे ना। यहाँ तो एक मसला नहीं है ना। द मोमेंट इमरान कम्स आउट, ही इज अ पॉलिटिकल डेमागॉग, यू सी, वेरी वेरी पॉपुलर। तो यहाँ तो बड़ा मसला हो जाएगा। Whereas the opposition, whereas the government still thinks कि जी अगर वो बाहर आ भी जाएंगे तो ये सब बातें ही हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं ना जिनकी सोशल मीडिया की मकबूलियत भी बस ये जाली है। और अभी वो कल ही मैं देख रहा था कि अब तो उन्होंने कुछ ऐसी कैंपेन भी शुरू की है कि ये देखें, ये 3 सिस्टम्स ऊपर नीचे रखे हुए हैं ये PTI के, और इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है थ्रू द केबल्स, और इन्हीं से बैक वक्त पता नहीं कितने हजारों लाखों ट्वीट्स हो जाती हैं और शेयर्स हो जाती हैं। तो वो तो अभी भी उसी में है, शेल में है गवर्नमेंट। तो कि वो कहती है मकबूल नहीं। इतना आसान है तो हुकूमत भी कर ले। इतना आसान है तो बाकी वो कुव्वतें भी कर लें जिनको एतराज है इनकी सोशल मीडिया टीम पे। अब जो सोशल मीडिया ने डैमेज करना था सिस्टम को, वो कर दिया हुआ है। इमरान खान के हक में बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मेरा तो यार किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सड़क पे निकलता हूँ, मुझे अगर कोई बंदा मिल ही जाए बात करते हुए इसके पॉलिटिक्स ही, तो इमरान खान का आदमी नजर आता है मुझे। पहले इस तरह नहीं था, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। आई मीन यू कांट बिलिटल हिम। आप इस तरह तो नहीं कर सकते। हाँ, ये फौज के लिए भी बेहतर है, मुल्क की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है कि सबसे पहले तो अगर कोई आपने गैर जमहूरी कुव्वतों को इमरान खान के सर पे बिठाया, भाई उन्हें हटाएं, उसका गुस्सा आधा हो जाएगा। दूसरी बात ये, इकोनॉमी को बेहतर करें, आपकी भी हुक्मरानी कायम रहेगी। भूखा नंगा आदमी सड़क पे आ गया
बिजली, गैस और पेट्रोल और इस महंगाई की वजह से साल 2 साल के बाद तो गोली और डंडा उसका रास्ता नहीं रोक सकेगा, क्योंकि भूख है ना। वैसे साबिर शाह साहब, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, जब भी आप भी हमारे और भी दीगर मेहमान कहते हैं कि जी वो अवाम निकल आएगी, डंडा उठा लेगी, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, जब भूख नंग होगी तो फिर यही सब कुछ होगा। आप मुझे बताएं कि क्या 1990s में ये सब उस वक्त के दौर की उस हिसाब से महंगाई थी, फिर उसके बाद जब हम आए 2000 से 2010 तक आप ले लें, उस वक्त उस दौर से थी, फिर अगला दौर आया उस दौर से थी। हर दौर में अपने अपने तरह के मसाइल रहे हैं। पीटीआई के दौर में भी लोग कहते थे, बल्कि वहां पर फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपने पीटीआई के लोग, शेख रशीद अहमद को हमने सुना था उस दौर में फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहते थे जी महंगाई बहुत है, कम करें महंगाई। तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, महंगाई तो हमेशा से साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। 32-34 साल हो गए हमें लिखते हुए इकोनॉमिक्स पे। हम शुरू से यही मसाइल लिख रहे हैं जो आज हैं, जिनमें महंगाई सरे फहरिस्त है और बेरोजगारी है। दुनिया भर में भी इसका शोर सुन रहे हैं। अब यकीन कीजिए कि मैं अगर अपनी एवेल्युएशन करता हूँ, लोअर मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक, अब तो मिडिल क्लास भी नहीं है, महंगाई वाकई बहुत ज्यादा है। ये बिजली के बिल जो है कमर तोड़ रहे हैं, सिर्फ बिल नहीं तोड़ रहे, जो ओवर बिलिंग कर रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ। देखिए, ज्यादती का एक ऐसा आंसर है, लोग बर्दाश्त नहीं करते। रेडी वाले का रेट और है, दुकानदार का रेट और है, मार्केट टू मार्केट, सिटी टू सिटी, सब्जी और फल तो कर लग्जरी होगी, सब्जी वेरी कर रही है। आलू और प्याज पकाने हैं यार, किसी घी में तलेंगे ना, ऑयल में, तो कैसे करेंगे? 7-7 8-8 साल से लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी हुई, ऊपर से उसी के ऊपर आपने टैक्स डबल कर दिए सैलरीड क्लास के ऊपर, तो क्या करेंगे? ठीक। इसार राना साहब, आपने अभी मुबश्शिर बुखारी साहब की भी जो आपने बताया था कि कौन जमहूरी है कौन आपकी नज़र में जमहूरी नहीं है, उस पर मुबश्शिर बुखारी साहब ने कहा कि सिर्फ एक तरफ का हमें एंगल नहीं देखना चाहिए, रुख नहीं देखना चाहिए, दूसरी तरफ की भी जो बात है, मतलब हाफ ट्रूथ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये जो मुज़ाकरात की बात, जहाँ से आपसे बात शुरू हुई थी मुज़ाकरात की बात, इस बात को मंजर आम पर आने पर कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जी कौन कहता था कि डील नहीं होगी, यानी कि ये मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। उसका ये एक इम्प्रेशन जा रहा है कि डील चाहते हैं, एनआरओ चाहते हैं। देखिए, मुबश्शिर अब छोटा भाई है और आजकल तो खैर हया शर्म खत्म हो गई है। आपके हाथ के लगाए हुए बूटे आपकी दाढ़ी को पड़ते हैं, तो ये तो एक अच्छा बड़ा आदमी है। तो मैं इसकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पीटीआई ने भी माजी के अंदर जो कुछ किया इख्तियार के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने जो अब कुर्बानियां दी हैं, जितनी तकलीफें उसने अब बर्दाश्त की हैं, जिस तरह उसकी पार्टी को तोड़ा गया, अब आज के दिन की बता रहा हूँ कि लोगों के घरों में स्टिल अभी तक छापे पड़ रहे हैं। पंजाब पुलिस लोगों के घरों में दाखिल हो रही है। मीडिया हमारा चूंकि उसकी आंखों में पीआईएस और जियो में समाये गए हो रहे कि मैं तन मन की सुध-बुध गवा बैठी, पीआईएस है उनके जियो में समा गया है कि मेरा मुबश्शिर जैसा बहादुर इंसान इमरान खान का नाम लेके कहता तू मारा। भाई क्यों इमरान खान? मैं कह रहा हूँ इमरान खान कोई वो है जिसके ऊपर कोई वो लगती है। भाई इमरान खान एक हकीकत है। आप जी मुबश्शिर, मैं वालों के लिए कह रहा हूँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं तो नाम लेने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तो देखो मेरी बात, एक सहाफी की खूबी ये होती है कि बाज़ औक़ात वो एक ऐसा जुमला कहता है, जैसे तुमने कह दिया कि वो इमरान ने कासिम के, तुमने एक्सपोज कर दिया एक निज़ाम ना कि कैसा निज़ाम है जिसके पीछे 24 करोड़ लोग खड़े हैं, हम उसका नाम नहीं ले सकते। ये कौन सा निज़ाम है? ये कौन सा मुल्क चला रहे हैं कि हम इमरान खान का नाम नहीं ले सकते? वाह, अभी वो अता तारा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा इमरान खान तो ने यूटर्न ले लिया। और तुम्हें किस चीज का खौफ है भाई? अगर ले लिया यूटर्न तो तुम क्यों, तुम्हारे पेट में क्यों तो पड़ रहे हैं कि यूटर्न ले लिया? ठीक है, बैक आई अप्रिशिएट इमरान खान, बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, टकराव खत्म होना चाहिए, दो रियासत के बड़े स्टेक होल्डर्स के दरमियान गुफ्तगू होनी चाहिए। और इस जुमले को इस तरह भी ले सकते हैं कि इमरान खान ने बड़ी खूबसूरती से ये बता दिया कि जी अच्छा, सिग्नल्स की कनेक्टिविटी का इशू है मेरे ख्याल में। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं यहाँ पर, इस पर हम बात करेंगे जी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मुबश्शिर बुखारी साहब, अब तक की जो गुफ्तगू हुई है इसमें
साबिर शाह साहब ने जहाँ पर ये बात की है महंगाई की और बिजली बड़ी महंगी है, और ये बिजली वाले मामले को लेकर जमात इस्लामी रावलपिंडी में धरना दिया। अब उनकी तरफ से ऐलान हुआ है कि जी ये मुल्क भर में हम धरने शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या इन धरनों से कोई मामला हल होगा? क्योंकि माजी तो हमें यही बताता है, ये AJK के एहतजाज के अलावा वो सिर्फ एक वाहिद एहतजाज था कि जिसने अपने मुतालबात को मंजूर करवा लिया, कि ये जो एहतजाज, ये धरने हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होता। देखिए, सूरत हाल इन धरनों के हवाले से मैं अर्ज अगर करूं, 3-4 चीजें हैं, अगर आप इजाजत दें तो। जी सुन पा रहे हैं अली? जी अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप है, ये ट्रैप हो चुका है बिटवीन 2 पार्टीज एंड 1 एस्टेब्लिशमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। और उसमें आप देखें, छोटी पार्टीज जो हैं, जो बड़ी पोटेंट वॉइसेस हुआ करती थी, वो बिल्कुल कॉर्नर हो गई, लाइक जमात इस्लामी, लाइक ANP। अचकजई साहब जो हैं वो PTI के उस अलायंस के हो गए। JUIF जो है वो आपको बड़ी पार्टी है, नजर नहीं आ रही। सो ये एक मसाइल है। अब GI ने बड़ा स्मार्टली मूव किया, लेकिन उससे पहले आप गौहर एजाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। एक जेन्युइन सा इशू है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का। और वैसे बाय द वे ये गौहर एजाज साहब केयरटेकर गवर्नमेंट का हिस्सा थे, ही वाज अ फेडरल मिनिस्टर, और इनके पास आपकी आवाज डिस्टॉर्शन में है, जी जरा प्लीज इसको रिजॉल्व कीजिएगा। इशू टेक्निकल इशू है, ये आपके एंड पे रिजॉल्व होना चाहिए प्लीज। जी मुबश्शिर बुखारी साहब, ऑडिबल नहीं मेरे लिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं कंटिन्यू। जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। क्या? जी कंटिन्यू करें। जी कंटिन्यू करें। अगर आप कहते हैं तो ये जो टैरिफ वाला मामला है और IPPs वाला मामला है अली, ये एक ऐसा एजेंडा है जो बड़ी सक्सेसफुली जमात इस्लामी ने चुना। गौहर एजाज साहब ने इसको पहले पॉइंट आउट किया था, उसके बाद अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिदा खान अब्बासी साहब की और मिफ्ता साहब की, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, और आज जमात इस्लामी ने कहा ये नेशन वाइड धरने भी दे सकते हैं। अच्छा, ये एक ऐसी डिमांड है कि जी आप रिनेगोशिएट करें IPPs के साथ अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको, और फिर साथ में ये डिमांड के 500 यूनिट तक जो बिजली खर्च करते हैं उनको आप 50% जो है वो कंसेशन दें या रिबेट दें, व्हाटएवर। तो ये ऐसी डिमांड है जिसमें मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये तीनों क्लासेस जो हैं इस एजेंडे को सपोर्ट करेंगी। और अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि PTI ने भी इसको सपोर्ट अनाउंस किया है, और बहुत सारी ऐसी पार्टीज जो इस वक्त बैठी हुई हैं, मंजरनामे पे नहीं है, वो भी इस एजेंडे को सपोर्ट करने का ऐलान करेंगी। और मुझे जाती तौर पे लगता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर एक मूवमेंट पाकिस्तान में स्टार्ट हो सकती है, जो गवर्नमेंट के लिए लीडर भी हो सकती है। अच्छा, आपको अब आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है, और मैं बोलता जा रहा था। नहीं आप ठीक है, आपने अच्छा किया आप जब बोल रहे थे, क्योंकि बिकॉज उस वक्त आपको मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी, तो यू शुड हैव कंटिन्यूड व्हिच यू डिड। मुझे ये बताइए, अभी आपने गौहर एजाज साहब की बात की कि जी गौहर एजाज साहब ने इस पर बात शुरू की है, लेकिन गौहर एजाज साहब जब केयरटेकर फेडरल मिनिस्टर थे तो उस वक्त क्या ये गौहर एजाज साहब को सब नज़र नहीं आ रहा था? वो आखिर में तो उनके पास इजाफी चार्ज भी था इंटीरियर मिनिस्ट्री का, कि हमारे IPPs कैसे चल रहे हैं, क्योंकि केयरटेकर गवर्नमेंट सिर्फ केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं रही, बड़ा कुछ करती रही है, और बड़े बड़े इख्तियारात थे उनके पास, और प्राइवेटाइजेशन के मामले पे भी उनकी तरफ से वर्किंग शुरू कर दी गई थी। तो ये तब क्यों नहीं बोले गौहर एजाज साहब? अब जो टाइमिंग है इसकी, उसको आप क्या समझते हैं, क्यों है ये टाइमिंग? ये इंटरेस्टिंग है बात, लेकिन उसमें जब गौहर साहब से मेरी डायरेक्ट तो नहीं बात हुई, क्योंकि मुद्दत हो गई है, कोई राब्ता उनसे हुए जब वो एप्टमा के चेयरमैन थे, उसके बाद से कभी नहीं हुआ। लोगों को उन्होंने कहा जी मैंने ओथ लिया हुआ था, और ओथ के तहत जो है उस वक्त मैं मुल्क की बहबूद का काम कर रहा था, इसलिए मैं इस तरह के। तो ये किस में आता है? ये किस में आता है? IPPs? लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब जो है ना, आपने सवाल में ही दे दिया। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब टाइमिंग में आप ये देखिए कि इस वक्त धरने जो हैं वो एक तो उधर जारी है, एक और तंजीम की जानिब से धरने की आवाज आई है और उन्होंने थ्रेट किया है। मैं उसका नाम, चूंकि पॉलिसी है वो मैं नहीं ले पाऊंगा, फिर दोबारा विसार भाई ये ना कह दे उनका नाम क्यों नहीं लिया, तो वो आपके लिए ट्रबल हो जाएगी। उन्होंने कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे, और उसके बाद अगर आप जी सर राणा साहब जो कुछ कह रहे हैं उनकी जरा प्लीज ऑडियो बोलेंगे तो आवाज आएगी। जी राणा साहब क्या कह रहे हैं?
मैं कह रहा हूं उनका नाम ले भाई, उनको एहतमाम से लाके आप धरने में बिठाते हैं। जब पीटीआई के बंदों को आप दो इकट्ठे नहीं चलने देते, उनको तो आप बुला के बड़े एहतमाम से वहां पे धरने में बिठाते हैं। और बिठाने के बाद उनको बड़े बाइज्जत तरीके से वापसी का इख्तियार करने का मौका देते हैं। तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने पूरी पाकिस्तानी सियासत को हाईजैक किया हुआ है। वो चीफ जस्टिस को सरेआम धमकी देते हैं। तो हमें नाम ले लेना चाहिए कि या तो रियासत उनको के साथ बड़ी नहीं, और रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। लाडले बच्चे हैं। जी जी बिल्कुल, रियासत के लाडले बच्चे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नाम ले रहा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में, मेरा कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ आपके चैनल की पॉलिसी को देख रहा हूं। नहीं सर, रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शंस में कंटेस्ट करती रही है, तो उनके पास तो बल्कि फॉर्म 45 वाले हैं, उनके पास फॉर्म 45 भी मसला नहीं है। बिल्कुल उन्होंने इस बार इलेक्शन में वोट लिए हैं बड़े एहतमाम से। और इसार भाई मेरे बड़े भाई हैं, मेरे उस्तादों की जगह हैं। इन्होंने ही मुझे सिखाया कि जहाँ पे आप महसूस करें अपने उस्तादों से भी डिसएग्री कर सकते हैं। तो इसलिए मैं वो दोबारा अर्ज करूंगा कि उनको धरने में उन्हीं लोगों ने बिठाया जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो वजीर आजम लाते हैं। वो वजीर आजम नवाज शरीफ की सूरत में हो या इमरान खान की सूरत में हो, तो मेरा तो उसमें लेना देना इसार भाई कोई नहीं है। आपने मुझे मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया कि मैंने उनका धरना करवाया था। मैं भाई आप एक कलमकार नहीं। और मैंने तुम्हारा नाम कैसे ले सकता हूँ भाई? मैं अल्लाह माफ करे यार, आप हमारे भाइयों, आप कैसे धरना करा सकते हो? आप ज्यादा मेरा और अली मुमताज का करा सकते हो, इससे ज्यादा तो किसी का नहीं करा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो टाइमिंग की बात अली कर रहे थे, ये भी जो है मैं इसको भी इंट्रीगिंग समझता हूँ कि क्या वजह है कि जमात इस्लामी, अवाम पाकिस्तान पार्टी और दूसरी जमातें, मौलाना फजल रहमान ने भी उसको सपोर्ट का अनाउंस किया। पीटीआई को जरा साइड पे कर दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे भी टाइमिंग चूंकि मैटर कर रही है इस मामले पे, तो इसके पीछे भी आप क्या ये हमें बताना चाह रहे हैं वशे बुखारी साहब कि ये तरीक़ाकार है या ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है इमरजेंसी की वजह बनाने का कि जी इस वजह से इमरजेंसी लगाई जा रही है? गवर्नमेंट को जो है वो स्क्रू टाइट करने का भी तरीक़ाकार होता है। माजी में भी हमने देखा कब कब कौन कौन से जो हैं हमारे स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स निकले और उन्होंने सड़कें ब्लॉक की और हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया। वो खामियां नवाज शरीफ जाती उमरा से जीपों के पीछे निकले इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराने के लिए, या फिर आज जमात इस्लामी निकले बिजली के बिल कम कराने के लिए। ठीक, साबिर शाह साहब, ये IPPs का मामला, इस पर तो अब मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी बयान आया है और इस बयान को हम रद्द नहीं कर सकते हैं या उसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता है। इस वजह से कहा जाता है कि जी मुस्तफ़ा कमाल साहब या वो जिस पिच पे उनकी पार्टी बात करती है उसके पीछे भी उसके जो लिंकेजेस हैं वो किसी और तरफ हैं और वो बेनिफिशरीज़ हैं इस पूरे माहौल के। तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि IPPs का मसला जब तक हल नहीं किया जाएगा मईशत ठीक नहीं होगी। और जमात इस्लामी जो महंगी बिजली के इशू को लेकर धरना दिए बैठी है रावलपिंडी में, जैसा कि मैंने भी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा और अभी बुखारी साहब ने भी कहा कि वो अभी नेशन वाइड प्रोटेस्ट इसका करने लगे हैं और सिट-इन्स होंगे। उनका ये कहना है कि ये हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी या मजबूरी नहीं है बल्कि ये उनकी नालायकी, नाअहली और करप्शन है। देखिए अली मुमताज साहब, पहली बात तो ये कि गौर एजाज ने इस मामले पे कुछ साल पहले भी आवाज उठाई थी। उस वक्त वो एप्टमा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आज भी करते हैं। अच्छा, दूसरी बात है मुमकिन है फौज हो पीछे इन कुव्वतों के, लेकिन देखना ये कि वो बात गलत कर रहे हैं, वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 1994 से लेके अब तक वो हमारा खून पी चुकी हैं IPPs, एक बात। दूसरी बात है कुछ प्लांट बंद है, उनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, क्यों दिए जा रहे हैं? क्या ये फाइनेंसियर तो नहीं है हर हुकूमत के? इमरान खान के अपने दौर में भी IPPs के नुमाइंदे उनकी कैबिनेट में थे। हाँ, इमरान ने एक अच्छा काम किया था, इन्होंने डॉलर का रेट फिक्स करवा दिया था कोई 145 रुपए पे। अगर ये ना कराते तो 300 रुपए पे पेमेंट हो रही होती, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। ये बहुत जरूरी है IPPs का रेट। देखिए, जिस आदमी को 50,000 बिल आता है, एक्चुअली उसका बिल 22-23 हजार होता है। ये IPPs की पेमेंट ओवर बिलिंग, बददयानती और टैक्सेस, ये जो हैं ये 50% से ज्यादा होते हैं। यहाँ से आप अंदाजा करें मामला कितना गंभीर है। सो डोंट लुक एट द फेसेस, लुक एट द इशू। ही इज राइट।
गौहर इज राइट कि ये इशू हल होना चाहिए। मुमकिन है उसके पीछे भी को हो कि जी आप इशू को हाईलाइट करें, मैं नहीं कह सकता। मुमकिन है इशू डाई डाउन करके मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमीर कबीर और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं आईपीपीज वाले। आप इन्हें नहीं जानते, मैं तो सारी उम्र इनके साथ बीट करता रहा हूँ। फौज की अपनी आईपीपीज हैं जी, बीच में ये 90 के करीब आईपीपीज हैं। फौज की अपनी जाती आईपीपीज हैं। हैरान कुन बात है, अगर फौज हो तो अपनी आईपीपीज का मामला तो दुरुस्त करे, या पहले उसको नहीं पता था कि हम भी शामिल हैं ये पैसे अवाम से बटोरने में, ये बात है। और आईपीपीज देखिए, बिजली सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट होती है किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी कारोबार की। दिस इज द रीजन व्हाई वी वर रेंडर्ड इनकम्पेटिटिव मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले। हम बांग्लादेश, श्रीलंका को अपनी मार्केट्स कंसीड कर चुके हैं। इंडिया हमारा हिस्सा ले गया, थाईलैंड ले गया कुछ चीजें, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है। फिर हमारे यहाँ पे टैक्सेस के मामलात और दीगर मामलात ने इतना बेड़ा गर्क किया गैस के टैरिफ ने कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो गई। आउटपुट जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई, एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट हो गई 33-34 अरब डॉलर पे, इंपोर्ट बढ़ती गई और वो आ गई 80-85 अरब डॉलर पे। करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो स्वेल कर गया। अगर रेमिटेंसेज ना हो 30-35 अरब डॉलर की, आप यकीन कीजिए हमें पैसे कोई ना दे, हमें डिफॉल्ट हमारे माथों पे लिखा हो। अगर से टेक्निकली हम अभी भी हर दूसरे साल डिफॉल्ट करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द वेस्टेड इंटरेस्ट। वी आर नॉट डिक्लेयर्ड डिफॉल्टर्स, नंबर 1। नंबर 2, IMF को चाहिए जब इस तरह की शर्तें लगाते हैं कि अवाम का ये बिल बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, तो ये शर्तें नहीं लगाते कि वजीर आजम या वज़राए के काफिले में सिर्फ एक एक गाड़ी होनी चाहिए। पर इनसे पेट्रोल किस खाते में ये कर रहे हैं, अरबों रुपए के किस चक्कर में वजीर आजम। अभी मजीद पेट्रोल महंगा होने जा रहा है जी, होना है ना जी। जिस मुल्क की आउटपुट ही कुछ ना हो उसमें चीजें महंगी होनी है। तो फिर कब तक इसी तरह से पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती रहेंगी? कब तक इसी तरह से बिजली के टैरिफ में बढ़ाया जाता रहेगा? कब तक ऐसे चलता रहेगा? उस वक्त तक जब आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपकी आमदनी है ही कोई नहीं। SIFC भी कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, खासतौर पे बिजली के मामले में? मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूँ कि SIFC को सबसे पहले आर्मी के जो यूनिट है, पता नहीं क्या पोजीशन है, 15 मेगावाट की है, 20 मेगावाट की है, ऐसा सिलसिला है, वहां से काम शुरू करना चाहिए था। और यस, रीनिगोशिएट करें क्योंकि बददियानती पे मबनी मुआहदे हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी पकड़ें और उनको भी पकड़ें जो कई लोग इनमें से कब्रों में जा चुके हैं, जो जिंदा हैं उनको पकड़ें कि कौन इनसे कमीशन लेता रहा है। यार कुछ तो करें ना, इस तरह तो बात नहीं बनेगी। देखिए मेरे घर में आमदन कोई नहीं है तो यहाँ तो लड़ाई होगी। कभी मुझे कोई खरीद लेगा, कभी मुझे कोई खरीद लेगा। ठीक है, तो फिर उन जमातों को आप क्यों कह रहे हैं कि ये सड़क पे क्यों है? इट्स अ वेरी वेरी जेन्युइन इशू, इट इज अ पॉपुलर इशू। अली मुमताज, बिल्कुल है। मुबश्शिर बुखारी साहब, आपकी नज़र में ये जो इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि जी ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए इमरजेंसी लगाई जाएगी, जिसमें जो बन्नू और इसके अलावा KPK में जो इशूज़ चल रहे हैं या बलूचिस्तान में जो इशू है उसको वजह बनाया जाएगा, साथ में ये जमात इस्लामी का जो एहतजाज है इसको वजह बनाया जाएगा, और इन तमाम रीजंस को सामने रखते हुए एडहॉक जजेस के ज़रिए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब उसको एंडोर्स करेंगे और इमरजेंसी लग जाएगी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी रास्ता इस तरह से रोक दिया जाएगा। मेरा ख्याल है सबसे पहली बात तो ये कि इमरजेंसी की अगर बात करें और आपको सुप्रीम कोर्ट से एंडोर्समेंट मिल जाए, मुझे ये नामुमकिन लगता है। बाय द वे, ये ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं कि सिवाय TRP के उस जो किया उन्होंने अनाउंसमेंट कि हम सीज करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, उसके अलावा जो बाकी मामलात हैं उसमें मतलब IPPs का मामला डिटेल में हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अपनी जगह पे KP की मौजूद है। बलोचिस्तान के लोगों के मसाइल हैं, अगरचे मॉब वायलेंट हो गया लेकिन मसाइल वहाँ पे अपनी जगह पे मौजूद हैं, यानी हर प्रोटेस्ट के लिए एक रीजन मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको एंडोर्समेंट मिलेगी। अलबत्ता अगर ये आप इमरजेंसी की और इमरजेंसी के साथ साथ एक फिर नेशनल सेटअप की बातें करेंगे तो ये हर दौर में हुई हैं। ये PDM जब आई तो उस वक्त भी हुआ गया, PDM का खात्मा हो जाएगा, इमरजेंसी लगेगी। नेशनल गवर्नमेंट इमरान खान के आखिरी दिनों में ये हुआ कि जी हुकूमत खत्म हो जाएगी, इमरजेंसी लगेगी, नेशनल सेटअप। ये बुनियादी तौर पे लोग फीलर छोड़ते हैं कि अगर इस तरह की सूरत हाल, और मैं आपको बताऊं कि इमरजेंसी के लिए चलिए लॉ एंड ऑर्डर, प्राइस हाइक, क्राइम रेट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारा कुछ चलिए जस्टिफाइड भी है ना। अगर जस्टिफिकेशन है उन फोर्सेस के पास इमरजेंसी लगाने की, उसके बावजूद मेरा ख्याल है
कि अगर वो सोचेंगे भी तो बड़ी खौफनाक किस्म की रेजिस्टेंस आएगी, जिसके वो मुतहम्मिल मजीद नहीं हो सकते, स्पेशली जब पीटीआई उनको सोशल मीडिया या अपनी पॉपुलैरिटी के जरिए कॉर्नर किए हुए हैं। ठीक, मुबश्शिर बुखारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। साबिर शाह साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और इसार राना साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।